तो दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक कमाल की मानवा लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। स्टोरी का नाम है रिटर्न ऑफ ब्लॉसमिंग ब्लेड। तो वैसे कुछ लोग इसको रिटर्न ऑफ माउंट हुआ सेक्टर भी कहते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी का सीज़न 1 और सीज़न 2 इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसका सीज़न 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो भाई अगर आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले देख लो, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सीज़न 3 के पहले चैप्टर में हम देखते हैं किसी रोते हुए आदमी को। ऐसा लग रहा था कई सारी मधुमक्खियां ने इसके मुंह पे अटैक कर दिया था। वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। तो फिर वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। तो इस बंदे के सामने बिग चोंग और चोंग मैन खड़े होते हैं। तो फिर बिग चोंग कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था उस बदमाश के बदसूरत मुंह को वैसे ही रहने दो। अब मैं इसकी बात को कैसे समझूं? अब मैं कैसे समझूं कि आखिर ये क्या कहना चाहता है? तो फिर चोंग मैन कहता है ये उसकी गलती है। मैं कहता हूँ अगर वो अपना मुंह खुलवाना नहीं चाहता था तो उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। और बिग चोंग अपने मन में कहता है मेरे भटके हुए छोटे भाई, आमतौर पर डाकू ही अपने शिकार के ज़रा सा भी विरोध करते हैं और उसका जबड़ा घुमा देता है, इसका उल्टा नहीं होता। तो चलो छोड़ो चोंगमिन, अब आगे क्या करना है? हमें इन बैंडिट्स का करना क्या चाहिए? तो फिर चोंगमिन कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा था हमें इन्हें घोड़ों की जगह यूज़ करना है। वैसे तो मैं आमतौर पर घुड़सवार डाकू, पहाड़ी डाकू या फिर किसी भी तरह के डाकुओं के धंधे में नहीं रहता। तुम गाइस काफ़ी ज़्यादा लकी हो। तो फिर अगली सीन में हम देखते हैं चोंगमिन ने उन सभी लोगों को घोड़ों की जगह उतार दिया था और पीछे से वो उनको उकसा रहा था, जोश से भर उठो आवारा कुत्तों। हे बैंडिट्स, तुम तो काफी ज़्यादा सुस्त हो चुके हो, तुम्हारी टांगे तो काफी कमजोर हो चुकी हैं। मैंने तुम्हें इसीलिए जिंदा रखा था ताकि मैं तुमसे कुछ यूज ले सकूं, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ तुम्हारा अब कोई भी यूज नहीं है। तो बैंडिट्स भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी टांगे अभी भी ठीक है, हम भाग सकते हैं। तो फिर एक आदमी जिसका नाम मर्चेंट होता है वो कहता है क्या ये ठीक रहेगा कि हम यूनान में ऐसे ही जाएं? क्यों नहीं? क्योंकि मुझे देखने में ये काफ़ी अजीब सा और थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि अगर ये लोग ऐसे ही टांगे को खींचते रहेंगे तो लोगों का अटेंशन हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। और हाँ, एक और प्रॉब्लम है, लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम वहाँ जाके क्या जवाब देंगे कि हमारी इन लोगों के साथ क्या डील हुई है? तो वो कहता है हम उन्हें सच ज़रूर बताएंगे। तो वह मर्चेंट कहता है क्या सच? बिल्कुल हाँ, तुम सीधे कह देना कि ये माउंटेन बैंडिट्स हैं जिन्होंने हमारे ऊपर पहले अटैक किया था, तो इसीलिए हम इनको घोड़ों की तरह यूज़ कर रहे हैं इनको सज़ा देने के लिए, जिससे हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। और वैसे भी ये सच ही तो है और हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? वैसे मुझे फिर भी डाउट हो रहा है कि अगर हम इन बैंडिट्स को वहाँ पे ले जाएंगे तो वहाँ के लोग ये ना समझ लें कि ये हमारे ही आदमी हैं। चलो छोड़ो, वैसे पहले से ही वहाँ पे 20 प्लेस के लोग होंगे जो कि इतने मूर्ख तो होंगे नहीं जो इतनी सी बात भी ना समझ पाए। और वैसे भी हम कह देंगे कि हमारे स्क्वाड कैप्टन ने इनको पकड़ा और इनको काफ़ी बुरी तरीके से हरा दिया, तो फिर इसीलिए सज़ा देने के लिए उनको ऐसे घोड़े बना दिया। और मुझे पता है कि वो लोग इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो फिर हम कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है ये बैंडिट्स ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लोग इस बात पर फिर भी यकीन कर लेंगे कि मैंने इनको हराया। चोंगमिन कहता है वैसे इन घोड़ों की बात करें तो ये कितने काम के हैं, है ना? ये ना केवल हमारी गाड़ी को पूरे रास्ते खींचेंगे बल्कि इन्होंने बड़ी उदारता से ये वादा भी किया कि जब घास काटने का समय आएगा तो हमारे किए तो हमारे लिए कैंप भी तैयार कर देंगे। इसके अलावा आप चाहें तो उन्हें कोई भी साधारण या मेहनत वाले काम सौंप सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि ये गोद बनाने की फैक्ट्री की एक तरफा यात्रा से कहीं ज़्यादा बेहतर है, और अगर वो किसी भी तरह से उपयोगी साबित ना हो तो हम उन्हें सड़क के किनारे दफना सकते हैं और हम उन्हें दोबारा देश भर में पैसे के लिए बेचारे निर्दोष लोगों को धमकाने की इजाज़त नहीं दे सकते, है ना? तो फिर बैंडिट्स डरते हुए कहते हैं आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मास्टर, हम अच्छे छोटे घोड़े, कुत्ते, बैलें या जो भी प्राणी आप चाहें उनकी तरह जी जान से काम करेंगे। प्लीज़ हमें समाज के प्रति अपना कर्ज चुकाने का मौका दीजिए। आप हमसे जो भी कहेंगे हम खुशी खुशी करेंगे और उससे भी बढ़कर करेंगे। प्लीज़ मास्टर, प्लीज़ बुड्ढा, प्लीज़। तो फिर मर्चेंट कहता है तो तब शायद फ़िलहाल मैं इन लोगों की जिम्मेदारी संभाल लूँ। तो फिर बैंडिट्स कहते हैं हम आपके जीवन के लिए आपके आभारी हैं। तो फिर चोंगमिन कहता है बहुत खूब, आप मुझसे कहीं ज़्यादा दयालु आत्मा हैं, लेकिन अगर इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए तो उन सभी की बाहें 2 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ। तो फिर वो उनको मारने लगता है। तो फिर तभी मर्चेंट कहता है मैं क्षमा चाहता हूँ, रुकिए यंग मास्टर, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत होगी। तो फिर बैंडिट्स भी कहते हैं जी हाँ मास्टर जी, वायलेंस की कोई नीड नहीं है। तो फिर मर्चेंट कहता है दरअसल इससे मिले सबक पर गौर करें। तो फिर बैंडिट्स कहते हैं हम कसम खाते हैं अब हम हिंसा या डकैती नहीं करेंगे। तो फिर चोंगमिन उनको मारते हुए कहता है तो फिर तुमने डकैती को अपना पेशा क्यों बनाया, तुम सब बेवकूफ़ हो। तो फिर वो उनको और ज़्यादा मारते हुए
कहता है अब और कोई शरारत नहीं, यूनान पहुंचने तक फिर कभी हिनाने की सोचना भी मत, तुम गंदे खच्चरो। बिग चोंग भी ये सब कुछ अच्छे तरीके से देख रहा था। तो फिर तभी बिग चोंग के बगल में एक बंदा खड़ा था जो कि कहता है देखने से तो ऐसा लग रहा है कि अब चियोंग यून सच में काफी ज्यादा दयालु हो चुका है। एक समय ऐसा भी था जब वो गुस्से में आकर पहले उनके पैर तोड़ देता और फिर गाड़ी खींचने के लायक ना होने के कारण उनकी बाहें तोड़ देता। तो फिर बिग चोंग कहता है नहीं, वो उन्हें टूटे हुए चारों अंगों पर गाड़ी घसीटने के लिए मजबूर कर देता। तो फिर तभी उनके पीछे एक लड़की आ जाती है। तो फिर जो कि कहती है उनके हाथ उसने उनके सिर फोड़ने से पूरी तरह परहेज किया, क्या ये दया नहीं है? तो फिर इस लड़की को सुनने के बाद दोनों की बोलती बंद हो जाती है। तो फिर हम देखते हैं चोंगमिन अभी भी उन लोगों के ऊपर चिल्ला रहा था कि तुम्हारे पाँव जल्दी नहीं चल रहे। तो फिर वो आगे चल के कहता है तुम्हारे जैसे घोड़ों की इंसानों जैसा खाना खाने की हिम्मत कैसे हुई, जाके मैदान में घोड़ों की तरह घास खाओ। तो फिर वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम देखते हैं रात हो जाती है जहाँ पर ये लोग एक जगह पर कैंप लगा लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं साइड में बैठे बैंडिट्स को जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। एक बंदा तो रोता हुआ कहता है बॉस मुझे तो ये भी ठीक से याद नहीं कि कितने दिन बीत गए, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से नफरत है। तो ये बीच वाला आदमी कहता है रोना बंद करो नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। कहाँ हम पहले पावरफुल बैंडिट्स हुआ करते थे और अब हमारे पास कितना अच्छा विज़न था, कितने अच्छे ड्रीम थे, काफ़ी अच्छी लॉयल्टी थी, लेकिन इस बार हमने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया। तो फिर तभी एक बंदा उनकी बैलगाड़ी से टकराता है। तीनों बैंडिट्स ये देख के शॉक रह जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं चोंगमिन इन सभी को जोर जोर से चिल्ला रहा था तुम इतने दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो बदला आना चाहिए ना, तुम इतनी जल्दी घुटनों के बल कैसे गिर जाते हो। तो फिर चोंगमिन इन सभी को पीटता हुआ इनको ट्रेनिंग करने को कह रहा होता है। बेचारा मर्चेंट भी इनको पीटता हुआ देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। तो राइटर हमें बताता है ट्रेनिंग के बहाने हर रात इस तरह की भयानक मार सहने के लिए एक सच्चे योद्धा की ही ज़रूरत होती है। तो फिर चोंगमिन वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है थोड़ी देर आराम करो और आपका वेलकम। तो फिर ये लाल बालों वाला जिसने मार खाई होती है ये कहता है मैं कसम खाता हूँ यहाँ तक कि यमराज भी उस जंगली कमीने पर अपना दावा करने से डरते हैं। तो फिर ये अपने बंदे को कहता है ओए उठ जाओ। तो फिर ये उठता हुआ कहता है आखिर मैं कहाँ हूँ। तो फिर ये पीछे वाला बंदा कहता है ज़्यादा नाटक मत करो, जाके सो जाओ। तो फिर ये बंदा भी काफ़ी थक जाता है और वो वहीं पे लेट जाता है। तो फिर हम सुबह के सीन देखते हैं जहाँ पे कि फाइनली चोंगमिन के सारे साथी यूनान में पहुँच गए थे। यहाँ पे सभी गाँव वालों की नज़र उन्हीं पर होती है। तो फिर इनमें से एक कहता है आखिरकार हम यूनान में पहुंच ही गए, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना पहाड़ी इलाका है। तो फिर वो लोग आसपास के गांव वालों को देखते हुए कहते हैं इस बात में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार इस क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था बनाए रखने में बहुत कम रुचि लेती है। मुझे तो बस पहाड़ों की चोटियाँ और चट्टानें ही दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर तो फार्मर्स ही फार्मर्स हैं। वैसे वो बीस्ट पैलेस के लोग कहाँ गए। तो ये पीछे बैठा बंदा कहता है बार बार ये सुनने के बाद कि बीस्ट पैलेस का महल यूनान पर लोहे की मुट्ठी से शासन करता है, मुझे आधी उम्मीद थी कि जैसे ही हम उनके क्षेत्र में कदम रखेंगे उनके लोग सवाल पूछने पर हम पर टूट पड़ेंगे। यूनान बहुत बड़ा प्लेस है बड़े भाई, दक्षिणी पशु भी उसके पूरे विशाल क्षेत्र में गश्त नहीं कर सकते। तो फिर मर्चेंट कहता है वास्तविक क्षेत्र नियंत्रण का क्षेत्र कुनमिंग शहर के आसपास शुरू होता है जहाँ चाय का व्यापार होता है उनका। इसके अलावा वो कभी कभार ही इंस्पेक्शन करते थे और उनकी संख्या भी बहुत कम है। तो फिर इसके बाद मर्चेंट थोड़ा नर्वस हो जाता है, अपनी बात पूरी कंटिन्यू करने में हिचकिचा रहा था। तो फिर चोंगमिन कहता है आखिर तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो। तो फिर मर्चेंट कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन इलाकों में सावधान रहना फ़ायदेमंद होता है यंग मास्टर। यहाँ पर बीस्ट पैलेस का काफ़ी इन्फ्लुएंस है जितना कि टैंक क्लैन का सिचुआन में भी नहीं होगा। साफ तौर पर कहूँ तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये जासूस हो सकते हैं, भले ही पहली नज़र में वो आम किसानों की तरह दिखें, उनको शायद से ये भी पता चल ही गया है कि हम यूनान में पहुँच चुके हैं। तो फिर बिग चोंग भी कहता है और हाँ वैसे भी यहाँ के लोगों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही, शरीर उनके पहनावे या उनकी स्थिति को देखकर जहाँ तक मैं देख सकता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो हर रात अपना पेट भर पाते होंगे। तो फिर मर्चेंट कहता है आप इस बारे में बिल्कुल सही हैं यंग मास्टर, ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो यूनान कभी भी ज़्यादा फूड प्रोड्यूस के लिए प्रसिद्ध नहीं रहा है। फूड प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए ज़मीन जो कि नहीं है। क्या आपको वो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं जिन्हें उन्होंने सामने के पहाड़ों की ढलानों पर तराशा है। यहाँ पर अक्सर उन्हीं में खेती की जाती है क्योंकि यहाँ पर फार्मर लैंड ज़्यादा नहीं है। और उनके लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि हाल ही में पड़े भीषण सूखे ने इस साल फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पहले वो कम से कम चाय के व्यापार से माध्यम से यूनान में आने वाली
पैसों में अपना जीवन यापन कर लेते थे, लेकिन अब चाय की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। या तो वो फसल को सुधारेंगे या फिर वो सब दुख से मर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर बिग चोंग कहता है, क्या ऐसा है? मुझे तो यही लग रहा था। फार वेस्ट के साथ व्यापार अभी भी जारी है। तो फिर मर्चेंट कहता है, लोग चाय का ये सच है कि वेस्ट उतना आनंद नहीं लेते जितना हम माध्यम मैदानी इलाके में लेते हैं। अगर इस बारे में सोचा जाए तो मुझे लगता है कि पृथ्वी पर ऐसे कुछ ही स्थान होंगे जो ऐसा करते हैं। और तो और वेस्टर्न देशों में जिस प्रकार की चाय पी जाती है वो यूनान में उगाई जाने वाली चाय से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। तो फिर बिग चोंग कहते हैं, अच्छा तो ऐसा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य मैदानी इलाकों के बाकी हिस्सों से सभी संबंध तोड़ना इस क्षेत्र के लिए बेहद विनाशकारी साबित हुआ है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है। हाँ खैर, मुझे डर है कि घर पर भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं है। सौभाग्य से सिचुआन में हमारे पास चाय के अलावा भी बहुत कुछ है, सो हमें भूख से मरने से बचाए रखने में मदद करता है। किसी भी सूरत में होंगे कुनमिंग के, हम जल्दी आपको दर्शन कराएंगे यंग मास्टर। शहर के द्वार तक पहुंच अगर बिना किसी घटना के हम जाते हैं तो मेरा मानना है कि हम आपकी सुरक्षा ड्यूटी पूरी मान सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ श्रीमान फोरमैन। शहर की दीवारों के भीतर सुरक्षित पहुँचने तक हम आभार वक्त ना करें। तो अब वो फाइनली कुनमिंग में पहुँच चुके थे। तो वह तभी मर्चेंट कहता है, लीजिए यंग मास्टर, कुनमिंग में आपका वेलकम है। तो फिर चोंगमिन कहता है, ये कोई ख़ास शहर तो नहीं है ना भाई? जोगियल के परिवार का घर का गेट इससे कहीं ज़्यादा भाग्य है। और मर्चेंट कहता है, माध्यम मैदानी इलाकों में अक्सर पाए जाने वाले ऊंची दीवारों वाले किले यूनान में एक तरह की अजनबी अवधारणा है। समतल भूमि की कमी के कारण कस्बे बड़े शहरों में विकसित होने के लिए प्राप्त भोजन का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो फिर चोंगमैन कहता है, फ़िलहाल इस पूरी प्रक्रिया में आपके सहायता के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं मास्टर फोरमैन। तो फिर फोरमैन भी कहता है, आपका स्वागत है। तो फिर मास्टर फोरमर भी वहाँ से निकल जाता है। तो फिर चोंगमैन बैंडिट्स की तरफ देखता है। तो फिर वो कहता है, अब इन चिड़चिड़े कुत्तों का क्या करें? ये बंदा तो अपने मन में कहता है, मासूम आँखों से देखो, अपनी पूरी कोशिश करो, मासूम आँखों से देखने की कोशिश करो प्लीज़। तो फिर बिग चोंग कहता है, क्या इन्हें रिहा करना ही बेहतर नहीं होगा चोंगमैन? तो फिर चोंगमैन कहता है, क्या उन्हें रिहा कर दें? तो फिर बिग चोंग कहता है, वो अपराधी हो सकते हैं लेकिन उन्हें अपने जीवन के सफ़र में काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। इन्हें यहाँ पर आने के लिए काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। इनको भी समझ में आ ही चुका होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तुम्हें भी इनके ऊपर थोड़ी सी दया दिखानी चाहिए। तो फिर चोंगमिन कहता है, तो क्या तुम मुझसे दया दिखाने की उम्मीद कर रहे हो? तो फिर हम बैंडिट्स को देखते हैं जो कि इनके सामने भीख मांग रहे थे हाथ जोड़ के। चोंगमिन कहता है बिग चोंग को, तुम तो काफ़ी ज़्यादा दयालु हो, यही कारण है बड़े भाई कि मैं आपको इतना पसंद करता हूँ। तो फिर बिग चोंग कहता है, फिर मैं ये सोचकर काँप उठता हूँ कि आप उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं। तो फिर चोंगमिन कहता है, तो ठीक है, आपने मेरे भाई की बात सुनी। बैंडिट्स तो ज़मीन पे अपने घुटनों पे माथा टेकने लग जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं, ओह धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो फिर हमारा चोंगमिन ऐसे तो उनको जाने नहीं देता। तो फिर वो अपना मैजिक का यूज़ करता है और उन तीनों का मैजिक कोर को सील कर देता है, जिससे उन तीनों का लिटरली दिल बाहर आ गया था। तो फिर चोंगमिन कहता है, तो चलो ठीक है, अब मैं तुमको यहाँ से जाने देता हूँ। तो अगर तुम्हारी चॉइस है कि अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो तुम आलसी बन के यहाँ पर रुक सकते हो, और अगर भागना चाहते हो तो भाग के जा सकते हो। और हाँ, ये याद रखना कि तुम्हें एक ईमानदार किसान बनकर अपना जीवन जीना है। और हाँ, ये भी याद रखना कि मैंने तुम्हारी एनर्जी कोर के ऊपर सील लगा दिया है, जिससे सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, जिससे मैं ही निकाल सकता हूँ, और उससे मैं तब हटाऊँगा जब मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। और अगर यह सील नहीं हटाई गई तो तुम कभी भी मार्टियल आर्ट्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर बिग चोंग भी एक अजीब सा रिएक्शन देता है। तो फिर तभी चोंगमिन कहता है, हैप्पी। इस तरह वापसी में हमारे वैगनों को खींचने के लिए हमारे भरोसेमंद घोड़े होंगे। ये कितना दयालु है। और हाँ, वैसे भी घोड़ों से अच्छा तो यही लोग खींच लेते हैं अच्छे से। तो फिर बिग चोंग कहता है, हो चलो छोड़ो, हम सभी को अब ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अब माउंट हुआ के शिष्य नहीं हैं। हमें ये दिखाना है कि हम मर्चेंट गिल्ड के मेंबर हैं। बस हम यहाँ पे इंपीरियल ग्रोमर को परचेज करने आए हैं। तो फिर पीछे खड़ा चोंगमिन कहता है, याद दिलाने के लिए धन्यवाद बड़े भाई। मेरी बात हमेशा याद रखना कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम माउंट हुआ सेक्ट के डिसेबल हो। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने हर कदम पर बार बार विचार करना होगा जब तक कि हम पूरी तरह से
सेटिस्फाई ना हो जाए। तो फिर चोंगमिन भी कहता है बिल्कुल सही, आप सभी को हर बात पर अच्छी तरह सोच विचार करने की ज़रूरत है। तो फिर बिग चूंग कहता है हे चोंगमिन, मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ। तो फिर चोंगमिन कहता है क्या? तो फिर बिग चूंग कहता है यहाँ पर कोई नहीं है जिससे मुझे ये बातें करनी चाहिए। तुम ही वो अकेले आदमी हो जो कि हमेशा परेशानियाँ खड़ी करता रहता है। तो फिर चोंगमिन कहता है हे तुम मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैंने तो कभी भी कोई दिक्कत खड़ी नहीं की। तुम्हें लगता है कि मैं इस खतरनाक जगह पर कोई नई परेशानी खड़ी करूँगा? तो फिर ये तीनों ही एक ही सुर में कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो फिर चोंगमिन कहता है अनबिलीवेबल। तो चलो कुनमिंग के अंदर चलते हैं। तो फिर वो तीनों चारों कुनमिंग के अंदर जाते हैं। तो फिर बिग चोंग गेट खोलता है और सामने देख के हैरान हो जाता है। सभी लोग भी अंदर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक रह गए। तो फिर उसके पीछे खड़ा ये आदमी कहता है ये कोई साधारण शहर नहीं है,